अमिताभ 48 सीटें यानी कि सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनाव के लिए अगर हम देखें तो दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में थी, सीधा फायदा इसके बाद होगा, और ये खुद साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, बहुत बड़ी लड़ाई है ये लोकसभा के लिए, और एक एक सीट की लड़ाई है जहां विपक्ष अपने महागठबंधन की बात कर रहा है, सब जगह बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार की बात कर रहा है। ऐसे में एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी का साथ आना वहां महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा नतीजा दे सकता है इनके पक्ष में, इस महागठबंधन, इस जिसे युति बोलते हैं, जिसे गठबंधन बोलते हैं, उसके पक्ष में। तो ये अगर एकनाथ शिंदे ने गलत ये मुझे लगता है कि दावा ठोका भी है, तो अब सीधा सा एक हिसाब है कि वहां लोकसभा चुनाव अब जो भी होगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही होगा। और दूसरी बात, अगर कैबिनेट में रिशफल भी होता है तो जितने प्रधानमंत्री ने पहले भी संकेत दिया है कि एक ब्रॉडर एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए का जब महागठबंधन की बैठक हुई तो एनडीए का स्टेटमेंट आया था, एक बयान आया था, साझा बयान, तो वैसे ही एनडीए के एक्सपेंशन पर भी अब जोर होगा। तो मुझे लगता है अजीत पवार अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन क्योंकि अजीत पवार ने अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ ले ली है, क्या अब एनसीपी का भी अमिताभ वही हाल होगा जो कि शिवसेना का हुआ था? क्या एनसीपी पर अब अजीत पवार दावा ठोक सकते हैं? 100% वो दावा ठोकेंगे, क्योंकि पार्टी ज़्यादातर उनकी ही बनाई हुई है स्थानीय लेवल पर। शरद पवार के सपोर्टर हैं। शरद पवार एक विश्व पितामह की तरह एनसीपी के तमाम नेताओं को उन्होंने कद दिया है, उनको बड़ा बनाया है, उनको लोकल लेवल पर स्थानीय नेता चुनकर आगे बढ़ाया है। प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता गवाह हैं। सुप्रिया सुले उनकी जो पुत्री है उनको उन्होंने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया था, अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय किया था। तो शरद पवार ने एनसीपी में आगे काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन वो दोनों नाव पर रखकर हमेशा चलते रहे, हमेशा बैलेंस बनाकर चलते रहे, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, अनशन किया था, तभी शरद पवार ने वहां समर्थन किया था। तो मुझे लगता है कि दोनों नाव पर सवारी थी। अमिताभ, अभी भी ये मान लेना बहुत मुश्किल है कि शरद पवार को इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं रही होगी। क्या पर्दे के पीछे शरद पवार ही तो नहीं है? देखिए, अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसके बारे में शरद पवार कभी हाँ नहीं बोलेंगे, बोल देंगे हमारी गुगली थी, ये था, तमाम वो इसके लिए तमाम बहाने, क्रिकेट के बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्रिकेट के तमाम टर्मिनोलॉजीज जानते हैं वो। लेकिन इस बार मुझे मतलब दोनों हो सकता है कि या तो अजीत पवार काफ़ी नाराज़ हो, लेकिन शरद पवार की जानकारी के बिना इतने सारे लोग शपथ ले ले, जो पिछली बार संभव नहीं था, ये सवालिया निशान जरूर उठाता है। हो सकता है शरद पवार भी महागठबंधन में राहुल गांधी को शीर्ष पर पहुंचने से रोकना चाहते हो, तो एक संभावना वो भी हो सकती है कि शरद पवार खुद को भी कैंडिडेट बनाना चाहते हो, क्योंकि एक सपना उनका जो अधूरा रह गया वो देश के पीएम बनना था, जो लगातार टूटता चला गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मुख सहमति हो सकता है हो, तभी धनंजय मुंडे, छगन भुजबल जैसे उनके लॉयलिस्ट नेता इस बार शपथ लेने के लिए खुलकर सामने आ गए। यानी कि अमिताभ, अगर ये शरद पवार का गेम प्लान नहीं है तो क्या वाकई अब वक्त आ गया है शरद पवार और जो तमाम विधायक बचे हैं, जो तमाम नेता हैं शरद पवार के समर्थक, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए? देखिए, आत्ममंथन की कहाँ बात है, अब तो सीधा सा है कि अगर 30 विधायक का समर्थन बोल रहे हैं और 8 लोगों ने शपथ ले ली है, तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कई सांसद भी इनके पक्ष में खुलकर सामने आ जाए। जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, तो कई सांसद भी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है संसदीय पार्टी और विधायक दल पर अगर कब्जा हो जाता है अजीत पवार का, तो शरद पवार से फिर पूछने की बात अजीत पवार को मुश्किल ही नहीं रहेगी। तो मूक सहमति हो सकता है रहे शरद पवार की, क्योंकि अपनी भी मुश्किलें हैं उनकी कई वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ अजीत पवार के समर्थन में 30 विधायकों का आना, और 8 विधायक जिन्होंने शपथ ली है वो सब जाने माने नाम है, अपने अपने इलाकों के मजबूत लोग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले 2 चुनाव से उभर रही थी। बीजेपी का अपना सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक, एकनाथ शिंदे का और उनकी टीम का अलग वोट बैंक, और अब अजीत पवार का जुड़ जाना, ये भी उन इलाकों में इन दोनों को सहयोग पुख्ता करेगा, इन दोनों पार्टियों को। तो शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी मुझे लगता है काफ़ी एक लिथल कॉम्बिनेशन होगा लोकसभा चुनाव के लिए, जिसकी दिल्ली में भी बीजेपी का आला नेता इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ, इतने बड़े तादाद में विधायकों के साथ वो महाराष्ट्र सरकार का दामन थाम लेंगे, ये नहीं माना जा रहा था। जरूर अजीत पवार के लिए अटकलें लग रही थी, लेकिन 2019 में भी हमने यही देखा था, और एक बार फिर से अब हम देख रहे हैं कि चक्की पिसिंग फिर से वायरल भी हो रहा है। 2019 के बाद एक बार फिर से
अब देखिए, वायरल होने के बाद अब इसके बारे में तो ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर अगर अजीत पवार शपथ लेके पलट गए और वापस शरद पवार के पास चले गए, और कितनी खुशियां मनाई गई थी एनसीपी कैंप में, कितना गले लगाया गया था अजीत पवार को जब वो एनसीपी कैंप में वापस लौटे थे, तब शरद पवार ने अभी एक सप्ताह से जो वहाँ मुंबई में बयानबाजी चल रही थी, जब देवेंद्र फडणवीस का जवाब उन्होंने दिया था कि मैंने फडणवीस को गुगली फेंकी थी, वो फंस गए। उसके बाद बीजेपी ने कहा था अब देवेंद्र फडणवीस छक्के मारेंगे तो उनकी सारी गुगली नाकाम हो जाएगी। तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस का ये छक्का हो स्थानीय लेवल पे, और डिप्टी सीएम वो और अजीत पवार साथ रहेंगे और एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे। तो मुझे लगता है ये संदेश ठीक ठाक ही जाना चाहिए, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, अब ये साबित करने में ही लगे रहेंगे कि एनसीपी उनकी या शिवसेना उनका है। बिल्कुल, लेकिन अमिताभ, ऐसे में हमने देखा है कि शरद पवार जब भी कोई इस तरह की कोई सियासी घटनाक्रम होता है तो वो सामने आते हैं, मीडिया के औपचारिक बयान देते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। क्या हम उम्मीद करें, क्योंकि अजीत पवार अब डिप्टी सीएम हो गए हैं अजीत पवार की ओर से, और उधर शरद पवार की ओर से इस तरीके से औपचारिक रूप से मीडिया के सामने जल्द ही आया जाएगा? मुझे लगता है अजीत पवार थोड़ी देर में जरूर मीडिया के सामने जरूर आएंगे और अपना पक्ष जरूर रखेंगे, जो संकेत हम लोगों को मिल रहा है। अजीत पवार कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर थोड़ी देर में, लेकिन जहां तक शरद पवार का बात है, वो अपनी कोई वन लाइनर छोटी गुगली जरूर फेंकेंगे इस बारे में, इस चीज़ से अपने आप को अलग थलग रखने के लिए, इस चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए। लेकिन उनका बयान काफी मायने रखता है, वो किस दिशा में इशारा करते हैं। ठीक है अमिताभ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन शरद पवार की प्रतिक्रिया इससे पहले जो सामने आई वो भी जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जनता हमारे साथ है, मैं मजबूत हूं, हमें जनता का समर्थन प्राप्त है, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, ये कहा गया शरद पवार की ओर से। तो मिलकर फिर से काम करेंगे, कई दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं मजबूत हूं, हमने जनता का समर्थन प्राप्त है, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। शरद पवार की ओर से ये बयान सामने आया है, हम मिलकर सब कुछ फिर से बना लेंगे, लोग इस खेल को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पवार जो कि अध्यक्ष एनसीपी के हैं, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। तो शरद पवार के रिएक्शन का वेट किया जा रहा था, उनकी तरफ से रिएक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मजबूत स्थिति में हूं और हम ये जो स्थिति बिगड़ी है उसको एक बार फिर से सुधार भी लेंगे, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। शरद पवार की तरफ से साफ कह दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, और तस्वीरें देखिए, एक तरफ आप देखेंगे जश्न का माहौल है, महाराष्ट्र सरकार और ज्यादा मजबूत हुई है, तमाम कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो अब आतिशबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, इस बीच एक फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जो एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, वो शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान लगातार मौजूद रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे खास माने जाते हैं। अगर प्रफुल्ल वहाँ मौजूद, उनको मेंटर भी बनाया गया था पार्टी का, जब सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था।